अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, भारत की नई सरकार की कुछ प्रायोरिटीज़ पे बात हो जाए, कुछ अरुणधत्ती पे बात हो जाए। इससे पहले ये बता दूं कि एक आईएसआईएस जो कि इस्लामिक स्टेट है दाइश की, इट्स बेसिकली एन अमेरिकन क्रिएशन। सद्दाम हुसैन और मोहम्मद कज़ाफ़ी, हाफिज़ बशर उल असद का ज़ोर तोड़ने के लिए वहाँ पे क्रिएट की गई थी तुर्की की मदद से। और उस इलाके में बराक ओबामा के दौर में काफ़ी चीज़ें हुई, जिसमें सद्दाम हुसैन को मारा गया, फिर ये लीबिया के मोहम्मद कद्दाफ़ी को मारा गया, और इसके बाद आपके बशर उल असद को भी कमज़ोर कर लिया गया, मार ना सके। लेकिन आज भी आईएसआईएस फिर वहाँ से निकल के कई इलाकों में फैल गई है, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में काफ़ी वो है। और अब आईएसआईएस है ना, अरसे से एक मैगज़ीन निकालती है, ऑनलाइन मैगज़ीन। पता नहीं कैसे ये रिलीज़ हो जाता है, कोई पकड़ धकड़ नहीं होती, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि वो अमेरिका को टारगेट नहीं कर रहा। आईएसआईएस ने, इस्लामिक स्टेट ऑफ दाइश ने कभी भी वेस्टर्न इंटरेस्ट को हर्ट नहीं किया। इसके टारगेट हमेशा वो लोग हैं जो कि वेस्ट के लिए ख़तरा है, जैसे सद्दाम हुसैन था, जैसे कज़ाफ़ी था, जैसे कि कभी इसका इज़राइल की तरफ कोई नज़र उठा के नहीं देखा। अफ़गानिस्तान में तालिबान को कमज़ोर करने के लिए यहाँ पे लाया गया इनको। अब पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में ये यूज़ हो रहा है। और अक्सर ये इंडिया के बारे में बातें करते हैं, इंडिया से काफ़ी रिक्रूटमेंट होती है आईएसआईएस के लिए, ख़ास तौर पे केरला और बंगाल से। अभी आईएसआईएस का नया मैगज़ीन आया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि वो लोग जो गाय और बुत की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, और ख़ास तौर पे जहाँ पे मस्जिदें हैं वहाँ पे ये मूर्ति पूजा करने वाले, अल्कोहल पीने वाले, पार्टियाँ करने वाले, गाने, वल्गर गाने गाने वाले और मुसलमानों को ह्यूमिलिएट करने वालों का सफाया किया जाएगा। और जो एक भगवान पे बिलीव नहीं करते उनको ख़त्म किया जाएगा। ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नुपुर शर्मा और अयोध्या के राम मंदिर के टारगेट करने का उन्होंने कहा है। ये सिर्फ एक खबर आपको तक पहुंचानी थी, हालांकि इनकी कोई औकात नहीं है और भारत की मजबूत सरकार इसको निपटना जानती है। अजीज़ दोस्तों, भारत की नई सरकार के हवाले से लोगों को ये था कि काफ़ी तब्दीली होगी, कुछ चेंजेस होंगी, लेकिन एज सच कोई बड़ी चेंज मोदी सरकार ने लाई नहीं है। वही होम मिनिस्टर हैं, वही डिफेंस मिनिस्टर हैं, वही फॉरेन मिनिस्टर हैं, वही फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये 4 मेजर मिनिस्ट्रियां होती हैं जो कि किसी भी सरकार की दिशा बनाती हैं। फाइनेंस और होम मिनिस्ट्री ये ज़्यादातर इंटरनल और इकोनॉमिक मसलों को देखती हैं, जबकि फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर ये भारत की डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी को मनाती हैं। इसके अलावा जो एक की फिगर हैं इन 4 के अलावा, वो है अजीत डोवल साहब, नेशनल सिक्योरिटी के जो एडवाइज़र हैं, और वो भी अपनी ड्यूटीज़ कंटिन्यू करेंगे। अजीत डोवल साहब एक बड़ी मजबूत फिगर हैं भारत के डिफेंस के लिए। अजीत डोवल साहब का किरदार सबको पता है, और आगे भी अजीत डोवल साहब अपना किरदार निभाते रहेंगे। हम ज़रा भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी को चेक करेंगे कि क्या आगे भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटीज़ होंगी। देखें, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में कोई चेंजेस नहीं है बड़ी, और श्री जयशंकर जी इसको कंटिन्यू करेंगे भारत की इस पॉलिसी को। भारत को जो मुश्किलात या जो भारत की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से एरियाज़ ऑफ कंसंट्रेशन हैं, उसमें पहले हम करते हैं अफ़गानिस्तान और म्यांमार। अफ़गानिस्तान मोरली भारत का बॉर्डर मिलता है गिलगित बल्तिस्तान से, जो कि भारत का ही एरिया है लेकिन ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान है। लेकिन अफ़गानिस्तान चूँकि पाकिस्तान के साथ इस वक्त टाकरे में है, और भारत के साथ अफ़गानिस्तान के कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं,
तो उसको अभी तक भारत ने लीगलाइज नहीं किया, यानी कोई एम्बेसी नहीं खोली, कोई वो नहीं किया। कॉन्टेक्ट्स बहरहाल होते रहते हैं और उसमें टेररिज्म के हवाले से भारत अफ़गानिस्तान के साथ कंटिन्यूसली कांटेक्ट में है। इसके अलावा भारत का पिछले कई दशकों से अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट वर्क हो रहा है भारत की तरफ से, उसको भी कंटिन्यू किया जा रहा है, ऑल दो के लो लेवल पे है। म्यांमार में एक मिलिट्री डिक्टेटर गवर्नमेंट है। म्यांमार के साथ भारत के कई इश्यूज हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला रोहिंग्या घुसपैठियों का है, जिसको रोकने के लिए भारत म्यांमार के ऊपर जोर डालता रहता है। लेकिन लेट्स सी कि आगे इन दो मैटर्स को किस तरह सॉल्व किया जाएगा। बाकी जो भारत के पड़ोस के मुल्क हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उसमें मालदीव्स के साथ अप एंड डाउन चलता है कि ऑफ कोर्स चाइना की शेप है और एक एक्सट्रीम मुस्लिम गवर्नमेंट होने की वजह से मालदीव में थोड़े अप डाउन होते हैं। लेकिन मोदी जी की शपथ सेरेमनी में मालदीव्स के प्रेसिडेंट को दावत दे के भारत ने एक अच्छा मूव किया, जिससे कि मालदीव में भारत और मालदीव के जो रिलेशनशिप है इसमें थोड़ा उतार आया था, चढ़ाव आया था, वो अब लेवल पे आ रहा है। बांग्लादेश के साथ भारत के बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात बिल्ड हो रहे हैं। इससे पहले 2011 से पहले बांग्लादेश में पाकिस्तान की आईएसआई की सपोर्टेड गवर्नमेंट्स होती थी। जनरल इरशाद होता था, जनरल ज़ियाउर रहमान होता था, फिर उसके बाद उसकी बीवी खालिदा ज़िया होती थी। वो आईएसआई की कंटिन्यू गवर्नमेंट होती थी और वो भारत में इन्फिल्ट्रेट करके अपने टेररिस्टों को और त्रिपुरा, आसाम, वेस्ट बंगाल में अपने घिनौने खेल खेलती थी। लेकिन 2011 में शेख हसीना वाजिद साहिबा की गवर्नमेंट आने के बाद से भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत ही ज़बरदस्त चल रहे हैं और उससे ये नज़र आ रहा है कि आगे भी ये ताल्लुकात अच्छे चलेंगे, क्योंकि शेख हसीना वाजिद एक तो ये कि भारत का एहसान खुलेआम मानती रहती हैं और हमेशा कहती हैं कि हमें आज जो आज़ादी मिली हुई है वो भारत की वजह से मिली हुई है। और शेख हसीना वाजिद के ज़माने में बांग्लादेश ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत किया है और उसमें भारत के साथ इनकी ट्रेड की वजह से काफ़ी मामला हो रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के कुछ डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरियाज़ भी थे, जिसको काफ़ी हद तक सुलझा लिया गया है। और अब शेख हसीना वाजिद फिर भारत के अभी शपथ सेरेमनी में भी आई थी और अब वापस भारत में आ रही हैं और वो वहाँ पे काफ़ी मामलात में डिस्कशन करेंगी भारत की सरकार के साथ। अजीज़ दोस्तों, इसके अलावा नेपाल, भूटान, ज़ाहिर है चाइना, भारत के बीच में एक बफर एरियाज़ हैं और उसमें भी ऊंच नीच चलती रहती है। एक और जो भारत का एरिया ऑफ कंसर्न है वो वेस्ट के साथ है, ख़ास तौर पे G7 की कंट्रीज़ हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूके। और इन लोगों के साथ भारत के बज़ाहिर तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जब भी इन लीडर्स की भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात होती है तो बड़ी गर्मजोशी देखते हैं, बड़ी मोहब्बत और रेस्पेक्ट के साथ ये लीडर्स भारत के साथ मिलते हैं। लेकिन अंदर खाने ऑफ कोर्स ख़ास तौर पे अमेरिका और कनाडा भारत के ख़िलाफ़ साजिशें करवाते रहते हैं और ये एक बड़ा ख़तरनाक एरिया है, जिसमें हमने पिछले भी 5 साल में जयशंकर जी का एक कोल्ड वार के तौर पे देखा है। मुख्तलिफ मौक़ों पे जयशंकर जी ने उनको काउंटर किया है, ख़ास तौर पे रशिया यूक्रेन वार के हवाले से, या ये जो सिख पाकिस्तानी ऑर्गेनाइज्ड खालिस्तानी सिख हैं जो नजर और पनून वगैरह, उनके हवाले से अमेरिका कुछ गंदी गेम खेलता रहा है कनाडा के साथ मिलके। लेकिन जयशंकर जी उस हवाले से बड़ा अच्छा खूबसूरती से मामला को टैकल कर रहे हैं। चाइना के साथ बॉर्डर इशू एक बहुत ही मतलब सबसे टॉप ख़तरनाक भारत की फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नर है, वो चाइना के साथ बॉर्डर इश्यूज़ हैं। ख़ास तौर पे गलवान में जो चाइना ने एडवेंचरिज्म किया था, उसके बाद से भारत चाइना के ऊपर बिल्कुल भरोसा करने को तैयार नहीं है और लगता यही है कि आगे भी ये अप एंड डाउन चलता रहेगा। चाइना का एक्चुअली वेस्ट के साथ इतना स्टैंड ऑफ है कि इसकी वजह से चाइना अभी
थोड़ा सा भारत के साथ हल्का है। अगर चाइना वेस्ट के साथ या ताइवान का मसला हल हो चुका होता तो चाइना ने ज़बरदस्त भारत के साथ कुछ मामलात करने थे। अरुणाचल हवा के हवाले से चाइना की हमेशा कोशिश है कि अरुणाचल को हथिया ले। इसकी वजह यह है कि जो दरिया है ब्रह्मपुत्र शायद, जो कि वहाँ से आता है चाइना और अरुणाचल में बहता है, उसका पानी चाइना बहुत कोशिश करता है कि डैम वैम बना के रोका जा सके, लेकिन वो कर नहीं पा रहा और अरुणाचल में वो मेन पानी आता है, जिसकी वजह से चाइना काफ़ी कोशिश में है कि अरुणाचल किसी तौर पे हथिया ले। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वार के हवाले से भी भारत की फॉरेन पॉलिसी का कुछ हिस्सा है। और गज़ा में जो मामला चल रहे हैं उसको भी भारत बहुत बैलेंस्ड लेके चल रहा है कि वो मुस्लिम फैक्टर है, उसको भी पैलेस्टीनियन फैक्टर को भी देखना होता है और इज़राइल के साथ भारत की दोस्ती देखनी होती है। और एक भारत का मेन कंसर्न जो फॉरेन पॉलिसी का है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के हवाले से मैं नहीं समझता कि भारत की कोई फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली आएगी। भारत पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। भारत पाकिस्तान के साथ कोई नेगोशिएशंस करने को तैयार नहीं कि नेगोशिएशंस के नतीजे में भारत को पाकिस्तान को कुछ ना कुछ सहूलतें देनी होंगी, और यह है कि वो उसके लिए भारत बिल्कुल तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बात है भी बिल्कुल सही कि पाकिस्तान को नेगोशिएशन करने से ये होगा कि पाकिस्तान को तो उस नेगोशिएशन के नतीजे में बहुत फ़ायदे होंगे, भारत को कुछ नहीं मिलना और कोई प्रोडक्टिविटी आप उसमें नेगोशिएशंस कर नहीं सकते। इसलिए क्या आपको अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान भारत में टेररिज्म के लिए, प्रॉक्सियों के लिए अपने इन्फिल्ट्रेशन करता रहेगा, कोशिश करता रहेगा, चाहे आप उनके साथ लाख अच्छे ताल्लुकात रखें। 2008 में आईपीएल में भी पाकिस्तान के खिलाड़ी खेलते थे, आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान वगैरह भारत में गाते थे, ज़बरदस्त ट्रेड चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो फिर 2018 26/11 को पाकिस्तान ने 10 टेररिस्ट भेजे। तो यू कैन नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पे भारत बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा और कोई ऐसी कंटिन्यूटी नहीं चलेगी। अजीज़ दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाती है तो अरुणधत्ती जी का केस मैंने बड़ा स्टडी किया है, वो आपके सामने अगली किसी वीडियो में रखूँगा। एक दो छोटी खबरें रख दूँ आपके सामने कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की शपथ सेरेमनी में भारत के आर्मी चीफ को कई रोज़ पीछे बिठाया गया था, जिस पे कांग्रेस खेल रही है। कांग्रेस भारत में डिवाइड एंड रूल जो शुरू से अंग्रेज़ों ने इनकी ट्रेनिंग की थी उसको लाना चाहती है। इस बार भी इलेक्शन में कास्ट सिस्टम, मुस्लिम वोट, माइनॉरिटी वोट, इन सब चीज़ों को लाया कांग्रेस और काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी रहा। और अब हमेशा आर्मी को भी डिवाइड करने की कोशिश करती है, जैसे अग्निवीर स्कीम और दूसरी चीज़ों को अपोज करके। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा है कि आर्मी चीफ को इतना पीछे बिठाने की क्या ज़रूरत थी, अंबानी शाहरुख खान को आगे बिठाने की क्या ज़रूरत थी। तो भाई साहब, ये गवर्नमेंट के फैसले होते हैं और उसमें आप उसको आर्मी को वो करने की कोशिश ना करें, प्रोवोक करने की कोशिश ना करें। भारत की आर्मी दुनिया की बेस्ट आर्मी है। मैं हमेशा से एंटी आर्मी इंसान रहा हूँ। मैं फ़ौजों को, जंगों को पसंद नहीं करता, लेकिन भारत की फ़ौज ने कभी कहीं बाहर जाके किसी मुल्क पे हमला नहीं किया। भारत की फ़ौज ने अंदर अपने मुल्क में कभी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज़, बैरियर टाउन, हाउसिंग कॉलोनीज़ नहीं बनाई, माल नहीं बनाए, करप्शन नहीं की। भारत में बोफोर्स स्कैंडल हुए, अगुस्ता हेलीकॉप्टर के स्कैंडल हुए, जो मिलिट्री बाइंग की जो करप्शन थी वो पॉलिटिशियंस ने की थी, इसमें आर्मी ने कभी वो नहीं किया। दुनिया की बेस्ट प्रोफेशनल आर्मी है। कश्मीर में भी भारत की आर्मी ने सिर्फ टेररिस्टों को टारगेट किया 20-25 साल तक और अपनी जनता की रक्षा की है। उन्होंने कभी वहाँ पे अपनी लाइन को क्रॉस नहीं किया। पाकिस्तान में बलूचिस्तान, केपी, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध
और पीओके सब जगह आर्मी की बदमाशी है, अपने ही लोगों को मारती है, अपने ही लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करती है। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान में आर्मी टोटल पॉलिटिक्स करती है। भारत की आर्मी इन सब चीज़ों से दूर रहती है, दुनिया की मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी है। और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी इस तरह की बातें करके बेकार अपना वक्त ज़ाया करते हैं। बाकी भारत की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ। ये अगली जो आप आधे मिनट की वीडियो देखेंगे ना, वो भारत के एक पॉलिटिशियन की, आप उसमें सिर्फ ये नोट करें कि ये कहीं आपको नॉर्मल नज़र आ रहा है, इसकी बातों से लड़खड़ाहट नज़र नहीं आती, क्या लगता नहीं है कि ये नशे में है। देखिए, हम तो अभी लैंड किए हैं और जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है कि किसको क्या विभाग देते हैं। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया, तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। तो इस टाइप के तो आपके पॉलिटिशियन हैं। ये 9वीं 10वीं फेल सिर्फ इसलिए कि इनका बाप चीफ मिनिस्टर रहा है, और उस चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिक्स में आने से पहले की क्या पोजीशन है और आज कितने हज़ार करोड़ों के मालिक हैं ये लोग, कौन सी 5 स्टार लाइफ गुजार रहे हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया है तो वो डायनास्टिक पॉलिटिक्स हैं, चाहे वो बिहार के यादव्स हों या यूपी के यादव्स हों, चाहे वो साउथ के स्टालिन हों, चाहे वो बंगाल में हों, चाहे वो कहीं भी हों। डायनास्टिक पॉलिटिक्स ने भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। रायबरेली की सीट रख के राहुल गांधी केरल की सीट छोड़ रहे हैं, तो उस पर भी अपनी बहन को खड़ा कर रहे हैं। माँ ऑलरेडी पार्लियामेंट में है, खुद ऑलरेडी पार्लियामेंट में है, अब बहन भी पार्लियामेंट में जाएगी। तो ये एक इनकी जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स है, ये भारत का सबसे बड़ा नुकसान है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। अगर आप समझते हैं कि हम एक मेहनत करके अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। थैंक यू अजीज दोस्तों।